अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशो। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि रेशो किसको कहते हैं। रेशो दो नंबर को कंपेयर किया जाता है, फिर देखा जाता है कि एक नंबर की वैल्यू जो है कंपेयर करके दूसरे नंबर से कितने टाइम ज़्यादा है या कम है। जैसे कि मैं मानता हूँ ए की वैल्यू 10 है, तो बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 5 है। तो अब इनकी रेशो निकालते हैं। तो ए जो है वो बी से टू टाइम है, तो बी जो है वो 1 टाइम। तो इनकी रेशो हो जाएगी 2 और 1 में इनकी रेशो हो जाएगी। ऐसे निकालते हैं रेशो। अब हम अकाउंटिंग रेशो क्या होती है ये करते हैं। तो पहला जो है वो है करंट रेशो, जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। तो इसमें ये देखते हैं कि बिजनेस की कितनी कैपेसिटी है जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की, मतलब जो एक साल के अंदर अंदर लाइबिलिटीज पे करनी होती हैं, जिनको हम कुरांट लाइबिलिटी बोलते हैं। कुरांट लाइबिलिटी पे करने की कितनी कैपेसिटी है बिजनेस की, मतलब बिजनेस के पास कितनी कैश अवेलेबल है। तो इसमें इसकी ये रेशो देखते हैं। तो ये रेशो देखने के लिए यहाँ पे बिजनेस की जो भी करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट देखे जाते हैं कितने हैं टोटल करके करंट एसेट, और करंट एसेट के बाद देखा जाता है कि करंट लाइबिलिटीज कितनी है बिजनेस पे। तो वो करके जो भी जितना टोटल होगा तो वो उनकी रेशो निकाली जाती है। जैसे कि एग्जांपल है कि जो करंट एसेट है वो 2 लाख है, और जो करंट लाइबिलिटी है वो 1 लाख है। तो इसकी रेशो हो जाएगी, ये वाली रेशो हो जाएगी। करंट लाइबिलिटी 2 आ गई तो अपॉन 1। तो ऐसे इसकी रेशो निकाली जाती है। जैसे कि कल हमने देखा था कि एसेट और लाइबिलिटी, मैं आपको याद करवा देता हूँ यहाँ पे। एसेट और लाइबिलिटी, इसमें जो भी कैपिटल ओनर इन्वेस्ट करता है उसकी जितनी वैल्यू होती है, मान लेते हैं कि इसकी 10 लाख वैल्यू है, लॉन्ग टर्म लोन की 5 लाख है। ऐसे हम इनको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे इनके आगे। फिर एसेट के देख लेते हैं, मशीनरी की कितनी वैल्यू है, लैंड की कितनी है, बिल्डिंग की कितनी है, जितनी भी लाख में होती है करोड़ में होती है बिजनेस वैल्यू करके फिर यहाँ पे लास्ट में ये टोटल करते हैं। समरी करनी होती है ना हर चीज़ की। तो करके जैसे मान लेते हैं कि अगर लाइबिलिटी 30 लाख है, तो एसेट हमारे पास 90 लाख हम देख लेते हैं। तो इनकी रेशियो क्या होगी कि जितनी हमारे पास लाइबिलिटी है उसके 3 टाइम एसेट है, तो उसकी हो जाएगी एसेट की वैल्यू 1, और नहीं नहीं लाइबिलिटी की 1 और एसेट थ्री टाइम ज़्यादा है, तो ये इसकी रेशो आ जाएगी। ये इसकी रेशो आ जाएगी। ऐसे इनका टोटल करके रेशो निकालते हैं। टेबल हमने देख लिया। ये सभी जो भी रेशो हैं हम करेंगे। अब जितने भी आगे रेशो हम निकालेंगे अलग अलग हम देखेंगे कैसे। तो उन सब का बेसिक यही रहेगा कि जितनी भी लाइबिलिटी होगी, जो भी है कैपिटल जितनी है, लॉन्ग टर्म जो भी है, शॉर्ट टर्म लोन जितना भी है, इन सब की जो भी वैल्यू होगी वो निकाल के टोटल करते हैं। फिर एसेट जो भी है एसेट का टोटल करके तो उसके बाद रेशो निकालते हैं। जिस जिस चीज़ की भी रेशो निकालनी है ये टेबल याद रखना। इस टेबल पे अब मैं बार बार नहीं आऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर ये टेबल आपको याद नहीं है, कल हमने डिटेल में वीडियो की थी, पहले वो वीडियो देखना, फिर आज वाली वीडियो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। तो हमने देखा कि करंट रेशो में क्या होता है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, कि जिसमें देखा जाता है कि कैश कितनी अवेलेबल है बिजनेस के पास। जो करंट लाइबिलिटी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, उसको पे करने के लिए। तो उसके बाद हम करंट एसेट देखते हैं, और करंट एसेट को की वैल्यू देखते हैं कि करंट लाइबिलिटी के साथ कंपेयर करके इनकी रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकालते हैं ये हमने यहाँ पे किया। इसके बाद दूसरा जो है अकाउंटिंग रेशो में वो आता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो जिसमें हम देख रहे हैं, जिसको कहते हैं क्विक रेशो भी कहते हैं, या फिर एसिड टेस्ट रेशो, ये तीनों नाम एक इसी को कहते हैं, इसके तीनों नाम है। तो जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लिक्विड एसिड होता है ये किसको कहते हैं। लिक्विड एसिड कहते हैं
जो मतलब मान के चलते हैं कि 2 3 या 4 महीने में कैश में कन्वर्ट होने वाला हो जाए, जिसकी इंटेंशन हो कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो वो वाला एसेट हम देखते हैं। जब हमने देखा था पीछे कॉलम लाइबिलिटी वाला और इधर एसेट वाला, तो इसमें हम जो जो वो एसेट मेंटेन होंगे उनमें से देखेंगे कि 3 4 महीने में कौन से एसेट हैं जो कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। फिर हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, वहां से सिलेक्ट करके उनकी वैल्यू टोटल करेंगे। उनकी वैल्यू टोटल करके फिर हम करंट लाइबिलिटी वाले ग्रुप में जाएंगे, उस कॉलम में जाएंगे। लाइबिलिटी के जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे बैक करनी है करंट लाइबिलिटी, उनकी वैल्यू निकालेंगे। उनकी वैल्यू निकाल के फिर लिक्विडिटी जो एसिड होते हैं, लिक्विड एसिड, उसके साथ हम इसकी रेशो निकालेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट है कि जो भी लिक्विड एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। लिक्विड एसिड जो करंट एसिड होते हैं, करंट एसिड मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने की इंटेंशन रखते हैं, उनमें से दो जो चीज़ें हैं वो माइनस करते हैं। एक माइनस करना है करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंसेस, और दूसरा करना है स्टॉक। तो उसको कहते हैं लिक्विड एसेट, जिसमें से दो चीज़ें माइनस हो जाती हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक स्टॉक। जब माइनस किया जाता है तो उस करंट एसेट से, तो उसको लिक्विड एसेट कहते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ये एसेट में क्यों आता है? प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है कि जो हम जो बिजनेस पहले से ही पे कर देता है, अभी उसने सर्विस ली नहीं होती। जैसे कि बिजनेस एक बिल्डिंग रेंट पे लेता है, रेंट पे ये बिल्डिंग इसने रेंट पे ली, तो इसके एडवांस में उसने बिजनेस ने पेमेंट कर दी। अभी इस बिल्डिंग से इसने सर्विस नहीं ली, इसको यहाँ से जो भी इनकम अर्न करनी है इस बिल्डिंग की वजह से, यहाँ पे जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है या जो भी अपना ऑफिस स्टैब्लिश करना है, इसने सर्विस नहीं ली लेकिन इसने रेंट एडवांस में पे कर दिया। अब ये बिल्डिंग इसके लिए एसिड हो गया, क्योंकि यहाँ से ये इनकम अर्न करेगा, ठीक है। तो इसने एडवांस में जो उसका रेंट है वो पे कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस जितने भी होंगे, वो अगर करंट एसेट से वो माइनस करेंगे तो वो लिक्विड एसेट हो जाएगा। और दूसरा हमें स्टॉक माइनस करना है। देखो स्टॉक जो बिजनेस का होता है, ज़्यादातर 90% बिजनेस में जो भी स्टॉक होता है, जो भी स्टॉक सेल किया जाता है, वो उधार पे सेल किया जाता है। स्टॉक की क्या जो कैश होती है वो उसी टाइम कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ये उधार पे सेल होता है। 90% चांस होते हैं इसके उधार में पे जाने के लिए। तो उसके बाद जो डेटर होते हैं, जो उधार पे लेके जाते हैं, वो एसेट बन जाते हैं बिजनेस के, क्योंकि डेटर से पैसा लेना होता है तो वो एसेट बन जाते हैं। लेकिन अब क्या पता वो 5 महीने बाद पे करें या 6 महीने बाद करें, वो करंट एसेट में तो आता है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें पे बैक करना है। उन्हें मनी पे बैक करनी है बिजनेस को, जिसका वो स्टॉक लेके गए हैं। लेकिन हम इसको स्टॉक को इसमें लिक्विड एसिड में नहीं मानते। ये दो चीजें माइनस करके तो फिर रह जाएगा लिक्विड एसिड, इसको कहते हैं। करंट एसिड से ये दो चीजें माइनस करनी है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है? ये रेशो होती है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है जो 1 साल के बाद हमें पे करनी है, वो पे करने के लिए हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, बिजनेस की कितनी कैपेसिटी है। जो भी चीज़ अकाउंटेंसी में होती है वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होती है, तो हमें मेन चीज़ बिजनेस को लेके चलना है कि बिजनेस की एक्टिविटी कैसे हो रही है, बिजनेस के हिसाब से सब चीज़ें लेके चलना है। उसके बाद कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूं कि हमने किया था कैपिटल। कैपिटल वो इनकम होती है जो सिर्फ ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में। लेकिन जब किसी बिजनेस में ज्यादा ओनर हो जाते हैं तो उसको कंपनी कहते हैं, वो कंपनी बन जाती है जिसमें ज्यादा ओनर हो जाते हैं। तो जब ओनर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। जो ओनर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर एक ओनर करेगा तो कैपिटल कहते हैं, तो अगर ज्यादा ओनर करेंगे तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो लेकिन ज्यादा ओनर कहाँ पे होते हैं? कंपनी में होते हैं, तो उसको कंपनी कहते हैं। तो फिर जो भी कंपनी के ओनर होते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। ओनर शेयर होल्डर हो गए, और जो वो मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी जो होती है
कुछ कंपनी होती हैं जिन कंपनी का नाम होता है और नाम के लास्ट में ये होता है प्राइवेट लिमिटेड, और कुछ कंपनी के नाम के आगे लिखा होता है लिमिटेड। तो ये जो कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें कम से कम 2 ओनर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 ओनर। तो अगर 200 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये लिमिटेड कंपनी में आ जाती है, और इसमें कम से कम 7 ओनर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200। तो उसके बाद हमने देखा कि शेयर कैपिटल किसको कहते हैं। ये टर्म याद रखना, कल भी वीडियो में हमने बहुत सारी टर्म की थी। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं और शेयर होल्डर किसे कहते हैं। शेयर होल्डर वो हो गए जो कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर कैपिटल उसको कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपनी के ओनर के द्वारा, ओनर्स के द्वारा। ज़्यादा ओनर होते हैं कंपनी के, तो जो बिजनेस होता है उसका एक ओनर होता है, उसको कैपिटल कहते हैं। जब वो इन्वेस्ट करता है तो कंपनी के ज़्यादा ओनर होते हैं। तो उसके बाद एक ये टर्म की हमने शेयर कैपिटल, और दूसरी है रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस कहते हैं जो ओनर का प्रॉफिट होता है, जो शेयर कैपिटल ओनर ने लगाई होती है उस पे जो प्रॉफिट होता है उसको सरप्लस कहते हैं। और रिजर्व कहते हैं जो ओनर इनकम रिजर्व रख देते हैं कि कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है, मान लो बिजनेस में कभी आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाती है या कुछ, तो वहाँ कुछ चीज़ें वो रिजर्व रख देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। और इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने देख लिया। उसके बाद एक और टर्म होती है, ये टर्म एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कल भी हमने वो टर्म की थी, इस वीडियो में भी कुछ टर्म है, तो ये याद रखना। एक होता है शेयर वारंट। शेयर वारंट किसको कहते हैं? शेयर वारंट कहते हैं कि कंपनी ने अभी अपना कोई शेयर नहीं निकाला, ठीक है, कंपनी कहती है, पब्लिक से कहती है कि मैं ये शेयर निकालने वाली हूँ, निकालूंगी, कंपनी कहती है, तो वो प्रॉमिस करती है कि मैं शेयर निकालूंगी, प्रॉमिस बाय कंपनी टू इशू शेयर इन फ्यूचर। लेकिन वो पैसे उस टाइम ले लेती है एडवांस में कि इतना का शेयर होगा मेरा, अब मुझे इतने पैसे दो, तो इतने टाइम के बाद मैं शेयर निकालूंगी, ये कंपनी कहती है। और एडवांस में पैसे ले लेती है कंपनी और प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में शेयर निकालेगी, तो उसको कहते हैं शेयर वारंट। शेयर वारंट। तो अब हम आते हैं जो हम ये कर रहे थे सॉल्वेंसी रेशो, इसमें एक आता है कि डेप डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो में क्या देखते हैं हम, इसमें ये होता है कि इसमें हम रेशियो निकालते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी जो होती है उनकी, और शेयर होल्डर का जो फंड होता है उसकी। शेयर होल्डर का फंड कौन सा होता है, हमने यहाँ पे किया था। शेयर होल्डर फंड में ये दो चीजें आती हैं, एक शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीजें आती हैं। तो इनकी हम रेशियो निकालते हैं, और ये जो दो होते हैं करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड, ये जो होता है ये बिजनेस बिजनेस के लिए यूजफुल होता है। लॉन्ग टर्म बिजनेस जो स्टैब्लिश किया जाता है उस लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल होती हैं ये, एक करंट लाइबिलिटीज और दूसरा शेयर होल्डर का जो फंड होता है ये। तो अब इनकी हम रेशियो निकालते हैं, जैसे कि डेथ कहते हैं जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो बिजनेस पे उधार होती हैं, ठीक है, वो उधार होती हैं तो उसको डेट कहते हैं, ठीक है। डेथ का मतलब वही हो गया लाइबिलिटी। दूसरा इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है जो शेयर होल्डर का फंड होता है, शेयर होल्डर का फंड होता है, ठीक है, शेयर होल्डर का फंड। देखो शेयर होल्डर के फंड में ये दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर होल्डर फंड को क्या कहते हैं, उसको इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी। ये टर्म एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको इक्विटी कहते हैं। उसके बाद इनकी रेशियो निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको टेबल बताया था, जहाँ पे यहाँ पे लाइबिलिटी था लिखा हुआ, यहाँ पे एसेट था, ठीक है। यहाँ लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके नाम और उनकी वैल्यू। यहाँ पे एसेट कितना है, एसेट की वैल्यू, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे, एक मिनट, लाइबिलिटी है, यहाँ पे एसेट है। अगर यहाँ पे एसेट में हम दिखा रहे हैं कि कैपिटल दिखा रहे हैं, कैपिटल नहीं, जैसे कि जो कैपिटल होती है, कैपिटल, एक मिनट, लाइबिलिटी वाला कॉलम है, ये एसेट वाला है, कैपिटल इधर आ जाएगी। कैपिटल अगर ओनर इन्वेस्ट करता है 5 लाख, तो
एसेट में हम देखते हैं कि इसके पास मशीनरी कितनी है, ये हम देखते हैं कि 10 लाख की है, तो ऐसे और भी जो जो आइटम होंगी उनके उनकी वैल्यू, ऐसे एसेट में जो जो चीजें होंगी उनकी वैल्यू निकाल के, तो उसके बाद लाइबिलिटी वाले में देखेंगे कितनी लाइबिलिटीज हैं, ऐसे वैल्यू निकालनी है। इक्विटी में मैंने देखना है कि कितना शेयर होल्डर का कितना फंड है, उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो डेट है, लाइबिलिटीज हैं कंपनी पे, वो 50 लाख है, और जो शेयर होल्डर का फंड है वो 1 करोड़ है। तो इसकी ये रेशो आएगी 1/2, ये वाली इसकी रेशो रेशो आ गई। उसके बाद टोटल एसेट टू डेथ रेशो, इसमें ये देखा जाता है टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट। तो डेथ रेशो जिसको डेथ रेशो जिसमें रिकॉर्ड होता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमें 1 साल के बाद लाइबिलिटीज पे करनी है उनकी, और जो एसेट है हमारे पास, टोटल कितना एसेट है उसकी वैल्यू निकालनी है हमें पहले। फिर उसके बाद देखना है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर इनकी रेशो निकालनी है। इनकी वैल्यू कहाँ पे मेंटेन होगी, इनकी वैल्यू हमने वो टेबल देखा था, यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट, यहाँ चीजों के नाम दिए होते थे, आगे उनकी वैल्यू दी होती है, लास्ट में टोटल किया होता है। वहां से जाके एसेट मेंटेन किया होगा अकाउंटिंग में, वहां रिकॉर्ड किया होगा, वहां से एसेट की वैल्यू देखनी है, उन नॉन करंट लाइबिलिटीज जो भी हैं उन सबको टोटल करके उनकी वैल्यू देख के तो उनकी रेशो निकालते हैं। ये रिवाइज कर लेना आप। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो वाला कल से हम नेक्स्ट जो भी इसमें चीज़ें हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे।